मजबूत बनाएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार के एक दिवसीय दौरे पर मधुबनी के झंझारपुर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला की भूमि ने दुनिया में मधुबनी पेंटिंग से न केवल मिथिलांचल बल्कि देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया है। पेंटिंग की ये धरती को मैं बताना चाहता हूं, बिहार की धरती को बताना चाहता हूं। G20 में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय का विशिष्ट दान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया और G20 के माध्यम से नालंदा भी विश्व प्रसिद्ध हुई और मधुबनी पेंटिंग भी फिर से एक बार सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बिहार के किसानों और आम लोगों के लिए केंद्र सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। मोदी जी ने बिहार के 86 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देकर 19,800 करोड़ रुपया बिहार के किसान के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करने का काम किया है। 80 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना से किया। 1.3 करोड़ 1,30 लाख माताओं के घर में शौचालय बनाकर उनको सम्मान से जीने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बिहार के 1,80 लाख परिवारों को लगभग 9 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 15 से 17 सितंबर 2023 तक नवी मुंबई में आयोजित वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस में हिस्सा लिया। गोयल ने कहा कि मसाले भारत को एकजुट करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मसाले पूरे विश्व में पसंद किए जाते हैं और ये हमारी जानी मानी व्यापारिक सामर्थ्य के साथ साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाते हैं। भारत सरकार किसानों को ज्यादा आमदनी मिले, उनकी आय बढ़े, उनकी उत्पादन शक्ति बढ़े और उत्पादनता भी बढ़े, उसके लिए लगातार प्रयत्न करती है। मेरा विश्वास है कि स्पाइसेस के मामले में भी किसानों की उत्पादन को और अधिक बढ़ाना, उनकी आय बढ़ाना और उसको भारत में प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके विश्व भर में हम भेजेंगे, आगे चल के उसको और बढ़ाएंगे। आज विश्व ओजोन दिवस है। ओजोन दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्रालय की सचिव लीना नंदन ने कहा कि ओजोन परत के क्षरण को रोकना एक बड़ी चुनौती है, जिससे भारत काफी बेहतर तरीके से निपट रहा है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस साल ओजोन दिवस की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन परत की रक्षा और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ओजोन दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव लीना नंदन ने कहा कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए भारत हमेशा से दुनिया में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया के तमाम देशों को आगे आना होगा, ताकि भावी पीढ़ी के लिए हम बेहतर पर्यावरण सुनिश्चित कर सकें। India has been at the forefront in terms of dealing with the challenge to ozone depletion. This is the country which has been able to phase out the chemical used in foam much ahead of the schedule. In 2020 itself, we banned it. इफेक्टिवली कंट्रोल्ड इट। सिमिलरली जब हम फेज डाउन की बात करते हैं
तो उसके जो टारगेट्स हैं हमारे सामने, वो भी इंडिया ने अगेंस्ट 35% टारगेट वी हैव ऑलरेडी अचीव 44%. सो इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ लीडर इन कमिंग फॉरवर्ड टू कॉम्बैट द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के भारत प्रमुख अतुल बगई ने इस मौके पर कहा कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने की दिशा में भारत के प्रयास सराहनीय हैं. India's leadership in Montreal Protocol has been unparalleled. There has been no other developing country and developed country that has had so much of contributions to ozone agreement and the activities that have been done over the last 30-35 years. Another amazing achievement of India is your whole emphasis on developing a new technology that has not been accepted by any other country or implemented in any other country. India is the only country that produces air conditioners with R290. That is a huge achievement. इस साल ओजोन दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों के लिए एक पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के करीब 5000 बच्चों ने हिस्सा लिया. पोस्टर के माध्यम से बच्चों ने ओजोन परत के संरक्षण की महत्ता को बखूबी पेश किया. कार्यक्रम के दौरान पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता छात्रों के नामों का ऐलान भी किया गया. गौरतलब है कि ओजोन परत पृथ्वी के सुरक्षा कवच के तौर पर काम करती है, जो हमें हानिकारक अल्ट्रावायोलेट किरणों से बचाती है. ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करने के मकसद से 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया. निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के सीहोर में कहा कि 2003 में यहां केवल 3 मेडिकल कॉलेजेस थे. आज शिवराज सरकार ने 22 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं. 2003 में 2900 मेगावाट बिजली की उत्पादन होता था और आज 28,000 मेगावाट है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बिजली खरीदने वाला नहीं बल्कि बिजली बेचने वाला प्रांत बन गया है. आज मध्य प्रदेश देश की जीडीपी में योगदान दे रहा है. आज भाजपा की सरकार ने 22 मेडिकल कॉलेज इस मध्य प्रदेश में खोले. मुझे ध्यान है जब हम 2003 में आए थे तो 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था. आज भारतीय जनता पार्टी के कारण 28,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है और हम बिजली खरीदने वाले नहीं, बिजली बेचने वाले प्रांत बन गए. यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है. सीहोर किसानी का जिला है. ईमानदारी से आप सब अनुभव करते होंगे 2003 के बाद सिंचाई के साधन कितने बढ़े हैं. जब देश आजाद हुआ तब से लेकर 2003 तक और आजादी से पहले राजे रजवाड़े थे, उनके समय में भी कुछ सिंचाई के साधन खड़े हुए. अगर सबको मिला लें तो 2003 में सिंचाई की क्षमता मध्य प्रदेश में 6 लाख हेक्टेयर में थी. आज सिंचाई का रकबा बढ़कर 46 लाख हेक्टेयर हो गया है और आने वाले कल में ये 65 लाख हेक्टेयर हो, इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है. और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट वितरण एवं एमएसएमई क्षेत्र हेतु 50,000 करोड़ के मेगा ऋण वितरण समारोह में कहा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम दोनों ही हमारे पारंपरिक शिल्पकारों और कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच दे रहे हैं. 50,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं. भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारता है. आपने देखा होगा सन 2018 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से परंपरागत उद्यम के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की थी. 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश की एक अभिनव योजना थी
ये केवल प्रदेश के हुनर को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का नहीं था, उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करना भी था। और याद रखना, कोई भी बड़ा उद्यम, कोई बड़ा उद्योग तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि एमएसएमई का एक बेहतरीन क्लस्टर उसके पास मौजूद न हो। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में भारी बारिश से प्रभावित जिलों में उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। एसडीआरएफ की टीम कई जगहों पर लोगों को रेस्क्यू कर रही है। इंदौर में भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और आवश्यक चीजों की व्यवस्था भी कराई गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद थी। ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर से पानी का निकास भी कम हुआ है। खरगोन में पानी नीचे उतरने लगा है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। खरगोन में खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर सब जगह लोगों को सतर्क किया हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अपने काम में लगी है। अब पानी का वेग भी कम हो गया, बारिश भी कम हुई है और ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर इनसे पानी का डिस्चार्ज भी कम हुआ है। इसलिए खरगोन में पानी नीचे उतरने लगा है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि और नीचे तक पानी कम होगा। रेड अलर्ट है ना डिस्ट्रिक्ट्स में भी है। कल भी है ना काफ़ी हेवी रेनफॉल है ना हुआ था रात में। अभी भी है ना रेन रुका नहीं है, बीच में थोड़ी देर के लिए रुका है। तो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। इसके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा तो एसडीआरएफ टीम है हमारे लिए ना काफ़ी है ना मददगार साबित हो रही है। काफ़ी सारे प्लेसेस में लोगों को ना रेस्क्यू करने में, सावेर में, महू में एंड राऊ में एसडीआरएफ टीम ने ना बहुत अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले गए हैं। नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया है। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भी मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 3 साल पूरे हो गए हैं। 2020 में शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत जिले में 72 से अधिक लोगों को लाभ दिया गया है। इसमें 60% अनुदान अनुसूचित जाति और महिलाओं को दिया गया है। इससे जिले में मछली का उत्पादन बढ़ने के साथ लोगों की आय में भी इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से लागू हुई है। जनपद अलीगढ़ में 3 साल में 72 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं महिला वर्ग के लिए परियोजना लागत का 60% अनुदान दिया जाता है एवं सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40% अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को काफ़ी लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो योजना चल रही है उसमें मैंने एक बायोफ्लॉग पॉइंट का निर्माण कराया है, जिसमें प्रधानमंत्री योजना के तहत 5,60,000 की सब्सिडी मिली है और जिसमें मछली का ये बहुत अच्छा हुआ है, उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। मैं जो है इस समय जो है मछली पालन का कार्य कर रहा हूँ और ये मैंने 2020 में जो है मत्स्य योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी हूँ। उसमें 2,20,000 रुपये का हमें सब्सिडी मिली। सब्सिडी मिलने के बाद जो है हमने कार्य को आगे बढ़ाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर पूरे राज्य में 1 करोड़ वृक्षारोपण और उनके सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। हिमंता ने कहा कि हम 9 सितंबर से ही वृक्षारोपण को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में लगे हैं। हमने सामूहिक रूप से 9 सितंबर को 22.22 किलोमीटर लंबे चक्राकार ढांचा में 3 लाख पौधारोपण किया था, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है।
भाव पर नजर डालें तो शनिवार को खातेगांव, मालपुरा और बदायूं मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं पाटन मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पाटन मंडी में 15 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,570 रुपए। 16 सितंबर को इसके भाव में 180 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,390 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,350 रुपए। 16 सितंबर को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 2,355 रुपए पर हुए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में 15 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,290 रुपए। 16 सितंबर को इसके सौदे 60 रुपए मजबूत होकर 2,350 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो यहां 15 सितंबर को धारा गेहूं का भाव रहा 2,370 रुपए। 16 सितंबर को इसके भाव 5 रुपए चढ़कर 2,375 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव पर नजर डालें तो मेहरौनी मंडी में शनिवार को धारा गेहूं का भाव रहा 2,300 रुपए। फतेहपुर मंडी में भाव रहा 2,335 रुपए। रामपुर मंडी में धारा गेहूं 2,360 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की उतरौला मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,200 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी में 73 किलो का लड्डू केक बनाया गया। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने बधाई संदेशों के बीच विशेष रूप से तैयार लड्डू केक पर G20 की सफल मेजबानी और चंद्रयान की सफलता की फोटो भी लगाए हुए थे। यूपी के लखनऊ में दिव्यांगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 1.25 किलोमीटर लंबा जन्मदिन कार्ड बनाया। कार्ड में पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल के सफल कार्यकाल को दिखाया गया है और उनको बधाई दी गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में स्वच्छता लीग मैराथन को हरी झंडी दिखाई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर पूरे राज्य में 1 करोड़ वृक्षारोपण और उनके सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ओडिशा के कटक में स्मोक आर्टिस्ट दीपक बिस्वाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनकी एक अनोखी तस्वीर बनाई है। इस तस्वीर की खास बात यह है कि ये धुएं से बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में कारीगरों से मुलाकात कर उनके कामकाज और स्थिति का जायजा लिया। विश्वकर्मा योजना निश्चित तौर पर हमारे देश के कुशल कलाकारों और कारीगरों के कौशल को एक नया आयाम देगा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। बदलते भारत की शान।